तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज। इस सीरीज का नाम है 36 डेज, जो हाल ही में सोनी लिव पे रिलीज हुई थी। इस सीरीज के लीड रोल में है नेहा शर्मा और एंडिंग देखकर आप सभी लोग शॉक में चले जाएंगे। तो ऐसा क्या है उस एंडिंग में, चलिए देखते हैं कहानी। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये कहानी है गोवा में रहने वाले कुछ फैमिलीज के बारे में जो 5 विला वाले कम्युनिटी में रहते हैं। उन 5 विला का मालिक है टोनी, जो अपनी पत्नी सिया के साथ रहता है, और बाकी के लोग रेंट पे रहते हैं। दूसरा परिवार है ऋषि और राधिका और उनकी बेटी अदिति और उनका बेटा आदि। तीसरा परिवार है विनोद और ललिता और उनके 2 बच्चे। चौथा परिवार है डेंजल और बेनी, जिसे केक बनाना बहुत पसंद है, और उनका बेटा है रियाद। और 5वें विले में फरहा रहती है अकेले। तो इस कहानी की शुरुआत में हम बिन्नी को देखते हैं जो रो रही होती है। रोहिणी नाम की स्टाफ उससे आकर पूछती है कि आपको हुआ क्या। वो औरत एक कमरे की तरफ इशारा करती है और जब रोहिणी अंदर जाती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि फरहा का मर्डर हो गया था। अब कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि फरहा का मर्डर हुआ कैसे, ये मर्डर है या मामला कुछ और है। अब यही देखने के लिए कहानी चली जाती है 36 दिन पहले। हम फरहा को देखते हैं जो उसी विले में रहने के लिए आती है और वहाँ पर 5 विला है। इसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो अपनी पत्नी सिया के साथ होटल जाने के लिए निकल रहा था। वो गार्ड से पूछता है कि विला नंबर 1 में रहने वाला कोई आया है क्या। वॉचमैन कहता है आज सुबह ही कोई आया है, ये लाल गाड़ी उसी की है। देखते हैं कि आज ललिता के बेटे का जन्मदिन था और उसी के लिए बिनी केक बना रही होती है। बिनी का पति है डेंजल, जो अपने स्टूडियो में चला जाता है काम करने के लिए, और देखते हैं कि वो एक पेंटर है, मगर काम करने के जगह वो एक एडल्ट वेबसाइट पे सेडक्टर्स फॉर यू नाम की लड़की के साथ चैटिंग करने लगता है। बिन्नी अपने स्टाफ बानी से कहती है जाकर उसके बेटे रियाद को बुलाने के लिए। देखते हैं कि रियाद अपने कमरे में काफी उदास बैठा हुआ था और वो ओरिगामी बनाते रहता है। उसके बाद हम समुद्र किनारे आदि को देखते हैं और वहाँ पर एला नाम की लड़की आती है जो उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो आदि को लेकर वहाँ से भाग निकलती है क्योंकि उसके पीछे एला के गार्ड्स पड़े हुए थे। वो दोनों विला में आते हैं और देखते हैं कि फरहा उन सभी पर नजर रखी हुई थी, और वो दोनों विला नंबर 4 में चले जाते हैं। आदि के दोनों पेरेंट्स बहुत फेमस हैं। उसके पापा का नाम है ऋषिकेश और उसकी मम्मी है राधिका। दोनों का इंटरव्यू ले रही थी छाया नाम की एक रिपोर्टर। दोनों अपना इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन यहाँ साफ हो जाता है कि दोनों बस हैप्पी कपल होने का ढोंग कर रहे हैं। दोनों के बीच असली में बिल्कुल भी प्यार तो नहीं है। इसके बाद हम विनोद और ललिता को देखते हैं जो पति पत्नी है, और विनोद ललिता को कॉल करता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर ड्रग डीलर कब आएगा। वो बाहर इंतजार कर रहा है। ललिता डीलर को कॉल करती है जो उसे बताता है कि वो बस पहुंच ही रहा है। इसलिए ललिता विनोद से कहती है बस 10 मिनट रुक जा, वो पहुंच रहा है। इसके बाद टोनी और उसकी पत्नी सिया को देखते हैं जो एक होटल में जाते हैं पार्टी करने, और यहाँ पता चलता है कि टोनी 2 बार पहले भी शादी कर चुका है और सिया उसकी तीसरी पत्नी है। टोनी के दोस्त उसकी तरफदारी करने लगते हैं कि टोनी की तो मजे ही मजे, क्योंकि उसे इतनी सुंदर पत्नी जो मिली है। टोनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिससे वो फ्लर्ट करने का सोचता है, मगर वो एक ट्रांसजेंडर थी जिसका चेहरा देखकर उसका होश उड़ गया था, और कहने लगता है कि इन लोगों को यहाँ आने देता कौन है। पूरा मूड खराब कर दिया। दूसरी तरफ विनोद के पास एक ड्रग डीलर आता है और उसे एक पार्सल देकर चला जाता है, जिसके लेते ही विनोद के पसीने छूटने लगते हैं। फिर हम बिन्नी को देखते हैं जो अपने पति डेंजल से बात कर रही थी, और वो चाहती है कि उसके बेटे रियाद की पत्नी सलोनी और उनकी बेटी मिनी यहाँ आकर रहे, क्योंकि बहुत समय से सलोनी और रियाद एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और इसीलिए रियाद अपने कमरे में अकेले रहता है। बिन्नी अपनी पोती के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी और इसीलिए वो अपने पति से ये सब कह रही होती है कि रियाद को अपनी पत्नी को समझाना चाहिए। कुछ समय के बाद रियाद अपनी बेटी मिनी के साथ वहाँ पर आता है, जिसे देखकर बिन्नी का भी चेहरा खिल उठता है। फिर मिनी अपने दादाजी के साथ लुका छुपी खेलती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। क्लब में हम उसी ट्रांसजेंडर को देखते हैं जो गर्ल्स बाथरूम से निकलती है तो टोनी उससे कहता है कि तू गलत बाथरूम में चला गया था। वो उसे कहती है कि तुम तमीज से बात करो। दूसरी तरफ विला में देखते हैं कि ललिता के घर में पुलिस पहुंच जाती है और ये रेड है क्योंकि उन्हें पता चला है कि यहाँ ड्रग्स छुपा के रखा गया है, लेकिन वो कहती है कि मैं तो यहाँ अपने बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही थी। ऑफिसर डिसूजा कहते हैं कोऑपरेट करने, और विनोद विला के बाहर पुलिस को देखकर घबराने लगता है। कुछ समय के बाद डिसूजा को किसी का कॉल आता है और उसके बाद वो अपनी टीम को लेकर वहां से निकलता है और कहता है रेड खत्म। ये सुनकर ललिता उन पर चिल्लाने लगती है क्योंकि पुलिस के आने के वजह से पूरी पार्टी बर्बाद हो गई। विनोद समुद्र किनारे आकर टूटे हुए बोट के अंदर ड्रग्स को छुपा देता है, लेकिन हड़बड़ी में उसके हाथ पे एक कट आ गया था। फिर वो विला आता है और शाम हो जाती है। फरहा उसे देख रही थी। इसके बाद हम डिसूजा को देखते हैं जो एक कसीनो में जाकर अपने बॉस से मिलता है जिसका नाम है नोएल। जो डिसूजा से पूछते हैं
कि मेरे मैनेजर विनोद के घर क्यों गया था तू। डिसूजा कहता है विनोद के लिए नहीं बल्कि उसके ब्रदर इन लॉ के लिए। उसका नाम बबन है, वो किसी बड़े गैंग के साथ मिला हुआ है और सुना है कि वो बड़ा बड़ा माल ट्रांसफर करता है, इसलिए हमें टिप मिली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो प्रॉपर्टी आपकी है। नोएल उसे कहता है कि टोनी का फोन आया था, तभी मुझे पता चला कि विला में रेड पड़ी है। खैर जो भी हो, तू बबन को पकड़ और विनोद को छोड़ दे। विनोद अपनी पत्नी ललिता से बात करता है और उसे कहने लगता है कि तेरे भाई के चक्कर में हम लोग पकड़े जाएंगे। उसने कहा था सिर्फ पैकेट को रिसीव करना है, लेकिन देख कहाँ फंस गए हम दोनों। लेकिन ललिता कहने लगती है कि पुलिस आ गई और मेरी कितनी बेइज्जती हुई वो तुझे नहीं दिखता। और वो विनोद से कहती है कि बबन ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा, मैं उससे बात करूंगी। टोनी और सिया जिस पार्टी में गए हुए थे वहां पर वो ट्रांसजेंडर डांस करती है जिसका नाम था तारा, जिसे देखकर टोनी का होश उड़ गया था। परफॉर्मेंस हो जाने के बाद टोनी अपनी पत्नी से कहता है कि उसे एक जरूरी काम से जाना होगा। फिर सिया तारा से मिलने के लिए आती है और देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और सिया उसे कहने लगती है कि वो उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया था। वो तारा के लिए बहुत फिक्र कर रही थी, आखिर वो कहाँ गया होगा। तारा उसे कहने लगती है कि मुझे इस तरह तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दे। राधिका अपने बेटे आदि को एक लड़की के साथ एंजॉय करते हुए देखती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो अपनी बेटी अदिति से पूछती है कि ये लड़की कौन है। वो कहती है मुझे भी नहीं पता। ऋषि राधिका से कहता है कि उसे थोड़ा हॉलीडे एंजॉय करने दो, तुम हर चीज को कंट्रोल तो नहीं कर सकती, बच्चों को कम से कम अपना कंपनी मत समझो। तारा सिया से बात करते हुए कह रही होती है कि जब तुम मुझे लास्ट बार देखी थी तो मैं तरुण थी और तुझे हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सिया तरुण से प्यार करने लगी थी, लेकिन तारा कहती है कि जिस तरुण से तू प्यार करती थी मैं उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। सिया उसे माफी मांगती है कि वो कभी तारा से इस बारे में बात नहीं की कि वो अंदर से क्या फील करती थी। फिर वहां पर टोनी आता है और सिया उसे कहती है कि मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, चलो हम दोनों को ज्वाइन करो। फिर वहां पर टोनी तारा से मिलता है जिसका वो पहले मजाक उड़ा रहा था। ऋषि अपने छत पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसकी नजर जाती है बगल वाले विला में। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि फरहा थी। अगली सुबह ऋषि जैसे ही जॉगिंग करके वापस अपने विला में आता है, वो चेक करने के लिए जाता है विला नंबर 1 में रहता कौन है, लेकिन वो दरवाजा बंद देखता है। तभी वहां पर आ जाती है फरहा जो एयर होस्टेस का काम करती है और उसे देखकर ऋषि कहीं खो सा जाता है। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वहां से फरहा चली जाती है। कहानी जाती है मर्डर से 30 दिन पहले, जहां ऋषि टोनी और डेंजल को देखते हैं बिलियार्ड खेलते हुए और ऋषि टोनी से पूछ रहा होता है कि उस दिन पुलिस आई थी, आखिर हुआ क्या था, और मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ललिता और विनोद को यहाँ नहीं रहने देने। टोनी उसे कहता है कि ये प्रॉब्लम तू मेरे ऊपर ही छोड़ दे, तू टेंशन ना ले। फिर वो कहने लगता है कि नई लड़की से मिला, वो काफी सुंदर है देखने में, कॉन्फिडेंट भी है। टोनी कहता है कि मैं उससे मिला भी नहीं और जब तू इतना तारीफ कर ही रहा है तो मिलना तो पड़ेगा। फिर वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि फरहा पूल के पास बैठी हुई थी। फिर वो स्विमिंग पूल में उतरती है और तीनों फरहा को देखकर अपनी आंखें सेक रहे होते हैं। फिर फरहा ऋषि को देखकर हाय कहती है और ये सब कुछ राधिका देख रही थी। विनोद को उसकी पत्नी ललिता समझा रही होती है कि तुझे लाइफ में थोड़ी डेयरिंग दिखानी चाहिए, अगर तू थोड़ा हिम्मत दिखाता तो हम लोग कहाँ से कहाँ होते, तुझे बबन से सीखना चाहिए। विनोद अपनी पत्नी से पूछता है कि तेरे बबन ने क्या कर लिया, क्या वो आया था हमें पुलिस से बचाने के लिए? तू अपने भाई की तारीफ करना बंद कर। वो अपनी पत्नी को समझा देता है कि हम लोग यहाँ बाकी के टेनेंट्स की तरह नहीं हैं, हम लोग उतने अमीर नहीं हैं, जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। डेंजल वापस एडल्ट वेबसाइट में उसी लड़की सिडक्ट्रेस फॉर यू से बात कर रहा था। तभी वहां पर उसकी पत्नी बिनी आ जाती है, लेकिन स्टूडियो का दरवाजा बंद था। तो वो कहने लगती है कि ऐसा क्या काम है जो दरवाजा बंद करके रखते हो। वो उसके लिए जूस लेकर आई थी और कहती है दरवाजा खुला ही रहेगा। टोनी बॉस से मिलने के लिए जाता है और पूछने लगता है कि उस दिन जो पुलिस आई थी उसके पीछे विनोद तो नहीं है। विनोद उसी कैसीनो में काम करता है, लेकिन नोएल को विनोद पर बहुत भरोसा था और कहते हैं कि वो अच्छा मैनेजर है। ललिता अपने भाई बबन को कॉल करती है और उसे पूछ रही होती है कि तूने वादा किया था कि हम लोग बहुत पैसे कमाएंगे, 5 स्टार होटल में रहेंगे, दुनिया घूमेंगे। बबन कहता है तेरे पास सब कुछ तो है। ललिता कहती है कि उस दिन पुलिस आई थी, उसके बाद से विनोद बहुत डर गया है। बबन कहता है अरे कुछ भी नहीं होगा, बस आराम से माल बेच और पैसा कमा। तभी बबन के पीछे पुलिस पड़ जाती है, लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बच के भाग निकलता है। राधिका फरहा से मिलती है और उसे कहती है कि कल मेरे हस्बैंड की बुक लॉन्च पार्टी है, तुम्हें आना पड़ेगा, यही सामने के होटल में। फरहा मान जाती है और फिर फरहा से मिलने के लिए बिनी आती है और वो उसके लिए केक लेकर आई थी जिसमें वेलकम लिखा हुआ था। फरहा को ये जेस्चर काफी अच्छा लगता है। खैर उसके बाद फरहा केक को लेकर अपने फ्रिज में रख देती है और फ्रिज पूरी तरह खाली था।
घर के बाहर टोनी ललिता से मिलता है और ललिता से कहने लगती है कि मैं इतनी देर धूप में तेरा इंतजार कर रही थी। टोनी उस पर चिल्लाने लगता है कि हमारा क्या डील हुआ था, रेंट के बदले में तू मुझे क्या देगी। लेकिन 2 महीना हो गया। टोनी ललिता के नई गाड़ी को देखता है और उसे कहता है जल्दी से रेंट देने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिया तारा को अपने घर पर रहने के लिए जगह देती है, जिसके लिए तारा काफी ज्यादा खुश है और कहती है 1-2 दिन के अंदर मुझे अगर कोई और जगह मिल जाती है तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। सिया कहती है रिलैक्स कर, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं तुझे यहाँ लेकर आती ही क्यों। खैर इसके बाद तारा उसे पूछती है कि तू अभी हाउसवाइफ है क्या, एक्टिंग छोड़ दी तूने टोनी के वजह से। सिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे भी अब वो लाइफस्टाइल पसंद नहीं है। फिर वहाँ पर टोनी आता है और वो कहता है कि वो खाना खा चुका है अपने बॉस के साथ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम आदि को देखते हैं जो एक लड़की को कॉल करता है और वो लड़की कहती है कि मैं उस रात काफी देर से घर आई थी, इसलिए मुझे मेरे पेरेंट्स ने निकलने का परमिशन नहीं दिया तो मैं नहीं आ सकती। आदि उस समय एला के साथ था जो उसे कहती है कि अभी फिलहाल मेरे साथ है तो कम से कम मुझ पर फोकस कर। बिन्नी अपने पति और अपने बेटे के लिए खाना बनाकर लाती है। पहले तो उसका मूड बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही डेंजल के हाथ से थोड़ा सा सूप गिर जाता है बिन्नी गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम तो मेरे बिना कोई काम ही नहीं कर पाते, आगे पीछे तुम्हारे घूमते रहती हूँ मैं। फिर वो अपने बेटे रियाज से कहती है कि तुम्हारा तो मैं क्या ही करूँ, बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठे रहते हो एक ही कमरे में सारा दिन, मैं तुम दोनों को कैसे हैंडल करूँ। ये सुनकर रियाद गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और डेंजल बिनी से कहता है खुद को थोड़ा ठंडा रखो, तुम्हें पता है ना कि वो अभी डिप्रेशन से बाहर निकला ही है, कितने थेरेपी कितने दवाई उसे लेना पड़ा, अब छोड़ भी दो उसे। सिया टोनी की मालिश कर रही होती है और उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे पहचान में कोई ब्रोकर है जो तारा के लिए घर दिखा सके थोड़े कम प्राइस में, क्योंकि वो अपने सर्जरी के लिए पैसे बचा रही है। टोनी उसे कहने लगता है कि जब से तारा आई है तुम तो मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। फिर दोनों वहाँ इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ बबन को देखते हैं जो समुद्र किनारे एक लड़की को देख रहा था जो डांस कर रही थी। फिर वो उससे मिलता है और उसके साथ वो एक कमरे में चला जाता है। रात में काम करने के बाद जब फरहा घर आती है तो टोनी उसे देख रहा था। डेंजल सीडक्टर्स फॉर यू से बात करता है और उसके कहने पर वो अपना पोपट उसे दिखा देता है। फिर वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारा बैंड बजा दूंगी, मुझे 10 लाख दो वरना तुम्हारा यह वीडियो वायरल हो जाएगा। डेंजल घबराने लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली सुबह ललिता सेल्फी ले रही होती है और विनोद आता है कॉफी लेकर। वो दोनों फरहा को देखते हैं जो अपने काम पर जा रही थी। विनोद सोचता है कि ये तो वही लड़की है जो रेड वाले दिन शिफ्ट हुई थी। इसके बाद एक होटल में हम ऋषिकेश को देखते हैं जो अपने बुक लॉन्च के लिए आता है। वहाँ वो स्पीच देता है और उसके बाद पूरी परिवार मिलकर बुक को लॉन्च करते हैं, लेकिन ललिता तो खाना खाने में बिजी थी। खैर अब शाम हो जाती है और होटल में पार्टी होता है और वहाँ पर फरहा आती है। राधिका उसे यहाँ देखकर खुश थी और वो अपने पति से उसे मिलाती है। फरहा कहती है हम दोनों तो पहले भी मिल चुके हैं। राधिका वहाँ से चली जाती है तो दोनों बातें करने लगते हैं और वो फरहा से पूछता है तुम कहाँ से हो, तो वो कहती है मुंबई से, लेकिन जॉब ऐसी है कि मैं हर जगह घूम चुकी हूँ। फिर वहाँ पर टोनी भी आ जाता है और वो टोनी से हाथ मिलाती है जब उसे ये पता चलता है कि टोनी उसका लैंडलॉर्ड है। ऋषि को अच्छा नहीं लग रहा था ये सब देखकर और टोनी फरहा से कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक याद करिएगा। ऋषि उसे पूछता है वाह तूने कब से यह पर्सनल सुविधा शुरू कर दिया। ऋषि और फरहा ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं और विनोद बस फरहा को देखे ही जा रहा था और ललिता उसे कहती है क्या तू भी सबकी तरह उसे घास डालेगा क्या, मगर विनोद को लगने लगता है कि फरहा का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है और वो रेड वाले दिन ही क्यों आई। मगर ललिता उसे कहती है कि तू थोड़ा लाइफ एंजॉय कर, उसे छोड़। बिनी अपने बेटे रियाद को फरहा से मिलने के लिए बोलती है, लेकिन रियाद को मन नहीं था। डेंजल बैग में पैसे भरता है और वो जल्दी जल्दी निकलता है, लेकिन वो तारा से टकरा जाता है। तारा उसे पूछती है क्या आप ठीक हैं, और वो उसके पैसे को भी उठाती है, लेकिन डेंजल वहां से चला जाता है और तारा पर वो ध्यान नहीं देता। डेंजल एक जगह पहुंचकर बैग को रख देता है और वो देखने लगता है कि कौन इस बैग को लेने के लिए आता है। फिर उसे उसकी पत्नी कॉल करती है और पूछने लगती है कि तुम कहाँ हो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। कि इतने में वहां पर एक गाड़ी रुकती है और कोई उस बैग को लेकर चला जाता है। डेंजल देख नहीं पाता कि पैसे लेने के लिए कौन आया था। तारा होटल में आती है पार्टी अटेंड करने के लिए और सिया उसे राधिका से मिलाती है। तारा जब ड्रिंक करने के लिए जाती है तो टोनी उससे बदतमीजी से बात करता है। तारा उसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि सिया जैसी लड़की तुम जैसे घटिया इंसान के साथ शादी कर सकती है। टोनी उसे तरुण कहकर बुलाता है और कहता है कल सुबह तक मेरे घर से निकल जाना। एला अपने बॉयफ्रेंड आदि को दूसरी लड़की के साथ देख लेती है और गुस्सा हो जाती है और वो उस लड़की के साथ लड़ने लगती है। फिर भागते हुए वहां पर तारा आती है और उनको रोकने के लिए
फिर वहाँ पर ऋषि और राधिका भी आ जाते हैं और वो एला से कहने लगते हैं कि हम तुम्हें वापस घर छोड़ देंगे, मगर वो गुस्से में कहती है कि वहाँ जो पेंट हाउस दिख रहा है मैं वहीं रहती हूँ और नोएल मेरे डैड हैं। नोएल कोई और नहीं बल्कि कसीनो वाला बॉस है जो ड्रग्स बिजनेस संभालता है और खुद का कसीनो चलाता है। ये सुनकर ऋषि और राधिका घबराने लगते हैं। फिर वहाँ पर नोएल का एक आदमी आता है और एला को लेकर जाने लगता है। तारा उन सभी को समझाती है कि आप लोगों को अंदर जाना चाहिए वरना लोगों को लगने लगेगा कि आप दोनों कहाँ हैं। फिर तारा स्टेज पर आती है और जिन दोनों के लिए आज पार्टी रखी गई थी, राधिका और ऋषि, उनके लिए वो काफी अच्छी अच्छी बातें करने लगती है। उसके बाद वो गाना गाती है, डांस करती है और फिर सभी लोग झूमने लगते हैं, जिस वजह से पार्टी वाला माहौल बन जाता है। और ऋषि की नजर तो सिर्फ फरहा पर थी और फरहा रोते हुए पार्टी से निकल जाती है। फिर एक रात हम देखते हैं कि बिन्नी अपने घर पर केक बना रही होती है कि तभी उसकी नजर जाती है एक चूहे पर, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और एक चाकू से उस पर हमला करती है और अपने पति को बुलाती है चेक करने के लिए कि चूहा कहाँ गया। डेंजल चेक करने के बाद कहता है कि वो भाग गया होगा, तुम जाकर सो जाओ। इसके बाद बिनी जाती है कमरे में जहां बच्चों के खिलौने का सामान रखा हुआ था। फिर वो किसी से बातें करने लगती है लेकिन उस कमरे में कोई था ही नहीं। अब कहानी जाती है मर्डर से 24 दिन पहले। हम फरहा को देखते हैं जो ऋषि के लिए एक लेटर लिखती है। दूसरी तरफ तारा टोनी के ऑफिस में आती है और उसके वॉलेट से कुछ पैसे चुरा लेती है और वो टोनी के फोटो को देखकर जी भर के गाली देती है और फिर उसके घर को छोड़कर चली जाती है क्योंकि टोनी ने ही कहा था घर छोड़ देने के लिए और उसे डेंजल जाते हुए देख रहा था। फिर वो सीडक्टर्स फॉर यू से बात करता है और कहता है कि तुमने जो लोकेशन भेजा था मैंने वहां बैग रख दिया था, अब वीडियो लीक मत करना प्लीज। लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। डेंजल घबराने लगता है और कहता है कि मैंने पैसे दे दिए, मगर वो कहती है तुम्हारे पास अब आखिरी मौका है, 2 दिन है तुम्हारे पास, 10 लाख दो वरना तुम्हारा वीडियो बाहर आ जाएगा। जल्दी जल्दी वो अपने घर से निकलता है और अपनी गाड़ी से फरहा के गाड़ी को ठोक देता है, लेकिन वो इसके लिए फरहा से माफी मांगता है और बिन्नी उन दोनों को देख रही थी। टोनी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके फोटो के ऊपर तारा ने लहंगा और मेकअप लगा दिया था, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो गया था और वो क्लियो नाम की एक लड़की को फोन करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ। तारा को टॉर्चर करना है और उसे याद दिलाना है कि टोनी से पंगा लेना नहीं चाहिए था। फिर वहां पर सिया आती है और टोनी उसे बताता है कि तारा जा चुकी है। फरहा के गाड़ी को ठीक करने का खर्चा डेंजल उठा रहा था, इसलिए बिन्नी थोड़ी नाराज थी और कहती है कि तुम बहुत भोले हो, कोई भी तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है। टोनी फरहा के घर पहुंच जाता है और उससे बात करना चाहता है, लेकिन फरहा कहती है मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं ऋषि के घर जा रही हूँ। टोनी कहता है अरे हम में क्या कांटे लगे हुए हैं। वो कहती है मैं फिलहाल बिजी हूँ, फ्री होकर तुम्हें मैसेज करूंगी। दूसरी तरफ विनोद और ललिता के झगड़े होते ही रहते हैं क्योंकि विनोद कुछ ज्यादा ही पैनिक कर रहा था और उसे लगता है कि उसके घर में जो रेड हुआ उसके पीछे शायद फरहा का हाथ है। फरहा पहुंचती है ऋषि से मिलने के लिए और ऋषि की बेटी अदिति कहती है कि पापा अपने स्टडी रूम में है। वो फरहा के कपड़ों की तारीफ करने लगती है और कहती है कि मैं आपके साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ। फरहा मान जाती है। फरहा घर पर इधर उधर देखते रहती है और ऋषि का तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता फरहा को देखकर। फरहा उसे एक बुक देती है लेकिन ऋषि कहता है कि ये बुक तो मैं पढ़ चुका हूँ। वो उसे लौटाने वाला था लेकिन फरहा कहती है कि एक बार और पढ़ लो, शायद इस बार और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि उसमें फरहा का लिखा हुआ लेटर था। लेकिन फिर भी वो इस किताब को लौटा देता है। फरहा वहां से चली जाती है लेकिन दरवाजे पर उसे राधिका देख लेती है। रियाद जाता है थेरेपी लेने के लिए क्योंकि अपनी पत्नी सलोनी से अलग होने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया था। घर आते वक्त बिन्नी अपने पति से पूछ रही होती है कि तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हो। डेंजल कहता है कि मैं चुप रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। तभी रियाद की आंखें धुंधली पड़ने लगती है और उनका एक्सीडेंट होने से वो लोग बाल बाल बचते हैं। रात के समय तारा को देखते हैं जो वापस अपने घर आ रही होती है। तभी एक लंबी चौड़ी लड़की उस पर हमला कर देती है बेसबॉल बैट लेकर, लेकिन तारा भी उसे बिना डिटर्जेंट के धो डालती है और उसे पूछती है कि तुझे यहाँ टोनी ने भेजा क्या। उसके बाद तारा खुद का सिर फोड़ लेती है और उस लड़की से कहती है खींच फोटो और भेज दे उसे। फिर डेंजल को उसी लड़की का मैसेज आता है जो उसका नंगा फोटो दिखाकर पूछती है पैसे कहाँ है, ये फोटो तेरी पत्नी को दिखा दूं। गुस्से में वो अपने लैपटॉप को तोड़ देता है और आग लगा देता है। तारा सिया के घर पहुंच जाती है अपना माथा खुद फोड़कर और सिया अंदर चली जाती है फर्स्ट एड लाने के लिए और तारा अपना ड्रामा बंद करती है और टोनी से कहती है तेरी पत्नी को सब कुछ बता दूं कि तेरा असली चेहरा है क्या। खैर अब कहानी जाती है मर्डर से 23 दिन पहले। फरहा जॉगिंग करने के लिए समुद्र किनारे चली जाती है और विनोद उसका पीछा करते रहता है।
फिर वो उस पुराने बोट से अपना ड्रग्स निकाल लेता है और सिया तारा की देखभाल कर रही थी और उसे कहती है कि तुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, मगर तारा कहती है कि पुलिस हम जैसों की नहीं सुनती, तुझे तो पता ही है। बिन्नी आती है केक लेकर क्योंकि उसे भी पता चला तारा के साथ क्या हुआ और वो दोनों से कहती है कभी तुम हमारे घर भी आओ। फिर वहाँ पर डेंजल आता है जो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम कुकीज लाना भूल गई थी और वो बस वहाँ तारा और सिया को घूरते रहता है। शायद उसे लग रहा था कि इन्हीं दोनों में से कोई सिडक्टर्स फॉर यू है। रियाद अपनी दवाई नहीं लेता। दूसरी तरफ अपने घर में बिन्नी चूहे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और कहती है कि वो अभी भी इसी घर में है। डेंजल बोलता है कि आज वो रैट पॉइजन लेके आएगा और चूहे की कहानी खत्म कर देगा। बिन्नी अपने बेटे से कहती है क्लिपर्स लेके आने, वो पौधे को काटना चाहती थी। वो रियाद से कहने लगती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, पहले जो भी हो गया भूल जाओ, घर में रौनक भी आ जाएगी। मगर वो क्लिपर को बहुत जोर से पकड़ लेता है जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। रात में डेंजल अपने मेड से कहता है बिनी मैम को रैट पॉइजन दे देना। अब वो अपने स्टूडियो में जाता है तो देखता है कि स्टूडियो खुला हुआ था, इसलिए वो एक रॉड उठा लेता है, लेकिन अंदर तो सिर्फ उसके दोस्त ऋषि और टोनी थे जो ड्रिंक लेकर आए थे। डेंजल टोनी से कहता है सुना है तुम्हारे घर में वो जो लेडी रहती है उसे किसी ने बहुत पीटा है। टोनी कहता है वो लेडी नहीं लेडा है, झूठ मूठ साड़ी पहन के घूमता है। मगर ऋषि उसे समझाता है कि इन लोगों को बहुत ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ थोड़ा नरमी से पेश आओ। सर्जरी कराने के बाद भी इन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। डेंजल पूछता है कौन सी सर्जरी, काफी महंगी होती होगी। ऋषि कहता है इसे जेंडर रीअसाइनमेंट कहते हैं और हाँ करीब 8 से 10 लाख का खर्चा तो आता ही है। तभी डेंजल का शक और बढ़ जाता है कहीं तारा ही सिडक्टर्स फॉर यू तो नहीं है, क्योंकि वो भी 10 लाख मांग रही थी। टोनी जाते जाते उन सभी को अपने घर में एक पार्टी में इनवाइट करता है जो कल होने वाला था और वो अभी जा रहा था फराह के घर। यह जानकर ऋषि का चेहरा लटक जाता है। खैर फराह अपने घर पर टोनी को देखकर खुश नहीं थी। टोनी उसे कल वाले पार्टी में इनवाइट करता है और कहता है पार्टी है और तुम्हें आना ही होगा। ऋषि जो डॉक्टर है वो समझ जाता है कि डेंजल को कोई प्रॉब्लम है, मगर वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषि उसे कहता है अगर सच में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझ पर भरोसा करके बता सकते हैं। फराह काम पे निकलने वाली थी तभी उसे मिलने के लिए ऋषि आता है और बुक ना लेने को लेकर उसे माफी मांगता है। गलती से फराह से एक चाबी गिर जाती है और वो कहती है कि मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे निकलना होगा। वो अपने गाड़ी से चली जाती है और विनोद ये सब कुछ देख रहा था। विनोद वहाँ आकर चाबी उठा लेता है और फराह के घर के अंदर चला जाता है और इधर उधर तलाशी लेने लगता है। उसके बाद विनोद अपनी पत्नी ललिता को बताता है कि फराह हमारे ऊपर जासूसी करने के लिए आई है, उसका घर पूरी तरह खाली है, कुछ तो छुपा रही है वो। उसके बाद फराह को देखते हैं जो एक घर पहुंचती है और वहां पर वो अपनी बहन की बेटी मुनमुन से मिलती है और साथ में वहां पर उसकी बहन का पति मोहित भी था। अब समुद्र किनारे हम ऋषि को देखते हैं और वहां पर फराह आती है और दोनों वहां पर किस करने ही वाले थे कि ऋषि की नींद खुल जाती है, वो भी आधी रात में, और वो अपनी पत्नी राधिका को किस करने वाला था तो वो चिल्ला देती है और कहती है जो भी तुम देख रहे थे वो सिर्फ सपना था, सो जाओ। अब कहानी जाती है मर्डर से 21 दिन पहले और हम टोनी के घर में पार्टी होता हुआ देखते हैं जहाँ के बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। वो सभी डांस कर रहे थे और सिया के साथ तारा और टोनी डांस करने के लिए लड़ते ही रहते हैं। पार्टी में राधिका ललिता से मिलती है और वो ललिता से बात करना नहीं चाहती थी क्योंकि ललिता उतनी अमीर जो नहीं है, लेकिन फिर भी ललिता उसे पूछती है कि फराह कहाँ है। राधिका कहती है मुझे नहीं पता, टोनी ने उसे जरूर इनवाइट किया ही होगा, वो अपने काम में बिजी होगी। ललिता कहती है कि वो कोई काम में बिजी नहीं है, वो कोई एयर हॉस्टेस नहीं है, वो एक जासूस है। राधिका उसके बात में ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। तारा सिया को मनाने लगती है कि उसे बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो बहुत सुंदर है, मगर सिया सोचती है कि वो टोनी से क्या कहेगी। तारा कहती है उसके बारे में छोड़, पहले खुद के बारे में सोच। फिर पार्टी में डेंजल आता है। दूसरी तरफ ललिता सिया और तारा को भी बताने लगती है कि फराह यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने के लिए आई है और बस अच्छा होने का नाटक कर रही है। फिर आखिरकार पार्टी में फराह आती है और सभी की नजरें फराह की तरफ चली जाती है और उसके बाद सभी लोग नाच गाना एंजॉय करते हैं और ऋषि फराह के करीब जाने लगता है, लेकिन राधिका उसे डांटती है और कहती है कि बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, अपने इमोशंस को काबू में रखो। डेंजल का वो लड़की पीछा नहीं छोड़ रही थी और उसे मैसेज करते ही रहती है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि तारा भी अपने फोन में किसी को मैसेज कर रही थी। उसे लगने लगता है कि जरूर यही है वो लड़की जो उसे ब्लैकमेल कर रही है, इसीलिए वो जाकर
तारा को पीटने लगता है और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं और डेंजल तारा पर इल्जाम लगाता है कि इसने अपने ऑपरेशन के लिए मुझसे पैसे चुराए। अब सभी लोग जैसे तैसे झगड़ा खत्म करते हैं और वहां से चले जाते हैं। फरहा ऋषि से पूछती है कि ये सब क्या हुआ। ऋषि कहता है कि मुझे भी नहीं पता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन दोनों को बात करते हुए राधिका देख लेती है और फरहा ऋषि से पूछती है कि यहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, यहाँ कोई पहले हादसे हुए हैं। ऋषि कहता है नहीं, ये जगह बहुत सेफ है, मगर फरहा कहने लगती है कि मेरी चाबी गुम हो गई और आज मैं घर गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हो। ऋषि कहता है कि हमें तो इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए, तुमने टोनी को बताया। टोनी डेंजल को उसके घर छोड़ देता है और सोचता है कि वो बस ज्यादा पी चुका है, इसीलिए वो इतना ड्रामा कर रहा था। बेनी बहुत गुस्सा थी, इसीलिए डेंजल बस माफी मांगते रहता है। ललिता फरहा के ऊपर चिल्लाने लगती और कहती है कि तू यहाँ क्यों आई है, मुझे सब कुछ पता है, तुझ जैसे औरतों के बारे में अच्छे तरीके से जानती हूँ तुझे। वो उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है तो बदले में फरहा ललिता को स्विमिंग पूल में गिरा देती है। टोनी ललिता से मिलने आता है और उसे कहने लगता है कि बहुत दिन हो गए तुमने रेंट नहीं दिया, रेंट नहीं देना है तो फिर तुम्हें पता है ना कि क्या देना होगा। ललिता उसे कहती है मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, क्या तू लेने के लिए तैयार है। तारा बाहर आती है अपना फोन ढूंढते हुए जो धक्का मुक्की में गिर गया था। तभी उसकी नज़र जाती है ललिता और टोनी पर जो इंटीमेट हो रहे थे और वो उन दोनों का वीडियो बना लेती है। बिनी फिर अपने किचन में चूहे को देखकर परेशान हो गई थी और उसका पति उसे कहने लगता है कि तुम्हें हमेशा से जानना था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। रात के समय ऋषि के घर में नोएल और उसके आदमी पहुंच जाते हैं जो अपनी बेटी एला को ढूंढ रहे थे। राधिका कहने लगती है कि हम लोग उससे मिले जरूर थे लेकिन हम लोगों ने उसे कुछ भी नहीं किया, वो उल्टा हमारे बेटे पर हाथ उठा रही थी। नोएल कहता है कि तेरे बेटे ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, इसीलिए वो लोग आदि को घसीट कर वहां से ले जाते हैं। नोएल आदि के ऊपर बंदूक तान देता है और उन लोगों से पूछने लगता है कि उसकी बेटी कहाँ है। सिचुएशन संभालने वहां पर टोनी आता है और वो अपने बॉस से कहने लगता है कि अगर आदि को कुछ हो गया तो एला नहीं मिलेगी क्योंकि वो आदि से प्यार करती है। नोएल रुक जाता है और उन्हें धमका कर चला जाता है और ये सब कुछ फरहा देख रही थी। ललिता बहुत ज्यादा ड्रिंक करके सो गई थी और जब उसे होश आता है तो उसके दोनों बेटे स्कूल जाने के लिए पहले से ही तैयार हो गए थे। विनोद आकर कहता है कि तू ऐश करते रह, वैसे भी तेरे बेटे बिना माँ के ही बड़े हो रहे हैं। तारा टोनी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है ये कहते हुए कि उसने टोनी को देख लिया ललिता के साथ। राधिका ऋषि से पूछने लगती है कि नोएल के लोग आदि को ले गए और तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने नोएल को समझाने की कोशिश भी नहीं की। मुझे पता है क्यों, क्योंकि आदि तुम्हारा बेटा नहीं है इसीलिए। ऋषि उसे कहता है तुम पागल हो गई हो, मैं हमेशा उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करता हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी आदि तुम्हारी रेस्पेक्ट तो करता है नहीं। दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और राधिका वहाँ से चली जाती है। बिनी अपने पति के स्टूडियो में आती है और देखती है कि डेंजल रैट पॉइजन खाकर अपनी जान दे चुका था। कुछ दिन के बाद चर्च में फ्यूनरल होता है और वहाँ पर बिनी स्पीच देती है और अपने पति को याद करती है कि कैसे वह अपने पति से पहली बार मिली थी और दोनों का लव मैरिज हुआ था। ऋषि भी अपने दोस्त को बहुत मिस कर रहा था और इसीलिए वो डेंजल के स्टूडियो में उसके पेंटिंग्स को देखने लगता है। फिर उसे वहां पर एक बैग में बहुत सारे पैसे मिलते हैं जिन्हें वो वापस पेंटिंग के पीछे छुपा देता है। बिनी से मिलने के लिए उसकी बहू सलोनी आती है। बिन्नी सलोनी को समझाने की कोशिश करती है वापस आ जाने के लिए। सलोनी नहीं मानती और बिन्नी कहती है कि तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो। सलोनी कहती है कि मेरे और रियाद के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थे उनकी वजह आप ही हो। आप कहते हो कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। रियाद अभी भी आपके लिए आपका छोटा बच्चा ही है, कभी उसे अकेला छोड़ा है मेरे लिए। आपने अपनी बेटी परी को खोया, बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप अभी तक उसे निकल नहीं पाई हैं, बस हमेशा खुद को विक्टिम दिखाती हैं। बिनी ये सब सुनकर शॉक हो गई थी और उसे कहती है निकल जाने के लिए। मतलब ये हुआ कि बिनी जिस कमरे में अकेले बात करते रहती थी वो उसकी बेटी परी का कमरा था। बाहर आकर सोनाली अपने पति रियाद से मिलती है और उसे समझाती है कि जब तुम इंडिपेंडेंटली जीना नहीं सीखोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऋषि की बेटी अदिति फरहा से बात कर रही थी और उसे पूछ रही होती है कि आखिर डेंजल ने खुद को क्यों मारा होगा, उनकी तो लाइफ अच्छी थी, वो पेंटिंग करते थे। फरहा कहती है जो चीज जितनी परफेक्ट लगती है उतनी होती नहीं है। अदिति को भी डर है कहीं उनके मम्मी पापा का डिवोर्स ना हो जाए। उसके पापा का अफेयर चल रहा था और उनके ऊपर भी एक केस चल रहा था। उसके बाद से ही उसके मम्मी पापा के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। फरहा उसे एक न्यूज आर्टिकल का फोटो दिखाती है और कहती है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं। अदिति कहती है यही लड़की थी, लेकिन आखिर उसने खुद को क्यों मारा होगा। फरहा कहती है क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन उस लड़की के बॉस तो अदिति के पापा ही थे, मतलब ऋषि थे। अदिति अपने पापा पर काफी नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है और यही तो फरहा चाहती थी।
बाप बेटी के बीच झगड़ा करवाना। कहानी जाती है मर्डर से 15 दिन पहले और हम फरहा को देखते हैं जो मोहित और उसकी बेटी मुनमुन के घर में होती है। मुनमुन कंप्लेन कर रही होती है कि उसके जूते टाइट हो गए हैं, उसे नया जूता चाहिए। खैर, फरहा मोहित के कमरे में आती है और अलमारी से बंदूक निकाल लेती है, लेकिन तभी मोहित कमरे में आ जाता है और फरहा मुनमुन का फॉर्म उसे दे देती है और कहती है इसे फिलअप करने। वो नीचे चली आती है और राधिका और ललिता बिन्नी और रियाज से मिलने के लिए आते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं कि उन्हें कुछ पता चला कि आखिर डेंजल ने ये कदम क्यों उठाया था। तो वो लोग कहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। ऋषि की बेटी भी अब उसे इग्नोर करने लगती है और फरहा मुनमुन को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और रास्ते से वो महनाज नाम की औरत की बेटी सोना को भी पिक करती है। बबन छुप छुप कर भाग रहा होता है और देखते हैं कि उस पर 1 लाख का इनाम लगा था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी और नोएल से मिलने के लिए इंस्पेक्टर डिसूजा आता है और वो नोएल को बताता है कि आजकल टोनी बहुत ज्यादा पैसे खाने लगा है। नोएल गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे कमीशन बहुत कम मिल रहा था। तारा फिर से टोनी को ब्लैकमेल करने लगती है ललिता का नाम लेकर। जब भी टोनी उसे यहाँ से निकलने की बात करता है, तारा सिया को फोन करती है जो अपने पहले फिल्म की शूटिंग के लिए गई हुई थी और पहले शॉट के लिए तारा उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। सिया जब फिल्म के सेट पर पहुंचती है तो डायरेक्टर उसे देखते ही रह जाता है और कहता है कि तुम्हारा ऑडिशन मैंने देखा, काफी इंप्रेसिव हो तुम। टोनी ललिता को कुछ दिन का समय देता है और कहता है रेंट मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। रियाद बेनी को अपने डैड का बैंक स्टेटमेंट दिखाता है और वो लोग देखते हैं कि बैंक से 10 लाख रुपए विड्रॉ किए गए थे, फिर कुछ दिन के बाद 50,000 रुपए। दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। बिनी कहती है कि 50,000 तो फरहा के गाड़ी को ठीक करवाने के लिए थे, मगर 10 लाख रुपए का उन्हें नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बबन से मिलने के लिए एक लड़की आती है और उसे कहती है बाहर घूमना बंद करो, तेरी फोटो न्यूज़पेपर में छप गई है। नोएल विनोद से बात करता है और नोएल उसे ड्रिंक ऑफर करता है और वो खुश हो जाता है कि उसके बॉस उसे ड्रिंक ऑफर कर रहे थे। नोएल उसे उसके ब्रदर इन लॉ मतलब के बबन के बारे में पूछते हैं कि उसका गेम ओवर तो हो गया होगा। विनोद कहता है उसके पीछे पुलिस लगी हुई है और इसलिए ललिता बहुत ज्यादा परेशान रहती है, मगर अब हम लोग उससे बिल्कुल भी टच में नहीं है। नोएल उसे टोनी के बारे में पूछता है और विनोद टोनी की तारीफ करने लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। नोएल विनोद से कहता है कि अब झूठ बोलना बंद भी कर, मेरे लिए काम कर। दूसरी तरफ पुलिस बबन को पकड़ने के लिए पहुंच जाती है और फिर वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है और एक गोली उस लड़की के पापा को लग जाती है और वो वहीं मर जाते हैं। बबन बच के भाग गया था, लेकिन उस लड़की को लगने लगता है कि उसने बबन की जान बचाकर गलती कर दी। राधिका फरहा को अपने घर पर इनवाइट करती है, जिससे ऋषि हैरान हो गया था। राधिका उससे कहती है कि मुझे लगा तुम फरहा को देखकर खुश हो गए होगे। फिर सभी डिनर करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अदिति खाना नहीं खाती और ऊपर चली जाती है। राधिका फरहा से पूछती है कि हम लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, अपने बारे में कुछ बताओ। फरहा बताने लगती है कि उसके मॉम डैड आर्मी में डॉक्टर्स थे, तो वो पूरे देश में ट्रैवल कर चुकी है और उसके कोई भाई बहन नहीं है और वो 2 साल से वीनस एयरलाइन में काम कर रही है। राधिका उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो फरहा ऋषि की तरफ देखती रहती है और कहती है यहाँ आने से पहले वो एक रिलेशनशिप में थी। राधिका कहती है कि तुम्हें मेरे दोस्त सिराज से मिलना चाहिए, तुम दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी। ऋषि कहने लगता है कि तुम्हारे मैच मेकिंग स्किल्स पर मुझे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, पता है ना लास्ट बार क्या हुआ था। इसके बाद दोनों के बीच नोक झोंक शुरू हो जाती है और कुछ समय के बाद फरहा अपने घर चली जाती है और वो ऋषि के गाल पे किस करती है, जो राधिका देख लेती है। राधिका अपनी बेटी से बात कर रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या। वो पूछने लगती है कि वो जो प्रोफेसर थी समीरा, क्या उसे डैड ने फायर कर दिया था, उसने खुद को खत्म क्यों कर लिया। राधिका कहती है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे और तुम्हारे डैड के बीच थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स जरूर है, लेकिन तुम और आदि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो ऋषि से बात करने जाती है और उसे पूछती है कि तुमने समीरा के बारे में अदिति को क्यों बताया, तुम्हारे इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के वजह से हमें इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है। मगर ऋषि उसे कहता है कि इन प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार तुम भी हो, मैं अकेला नहीं। अगली सुबह जैसे ही फरहा काम पर जाती है, विनोद जिसके पास घर की चाबी थी वो फरहा के घर के अंदर चला जाता है और तलाशी लेने लगता है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ फिल्म सेट में सिया और डायरेक्टर के बीच नजदीकियां बढ़ रही होती है। ऋषि की नजर जाती है टोनी पर, जो फरहा के घर के बाहर खड़ा था। फरहा मोहित के घर से इस बार बंदूक चुरा ही लेती है और वो वहां से निकलती है। रात के समय ऋषि को फरहा का मैसेज आता है, जो उसे अपने घर बुलाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिससे कि ऋषि फरहा के घर पहुंचता है और घर के अंदर पानी भरा हुआ था, जिससे कि वो बाथरूम की तरफ जाता है और फरहा ऋषि के ऊपर बंदूक तान देती है। मगर हम देखते हैं कि दरवाजा बंद था।
तो ऋषि ये सब कुछ देख नहीं पाता और फरहा दरवाजा खोलती है और ऋषि अंदर आकर उसे संभालने लगता है। फरहा बहुत रो रही थी और कहने लगती है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है, मुझे बहुत डर लग रहा है, टोनी हमेशा मेरे घर में झांकते रहता है। ऋषि को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद कहानी जाती है मर्डर से 7 दिन पहले। सिया टोनी के लिए एक चश्मा लेकर आती है जो टोनी को बहुत पसंद आता है और वो उसे पूछता है कहीं तुम जा रही हो क्या, तुम घर में आजकल रहती नहीं हो। वो कहती है कि मैंने पॉटरी क्लास ज्वाइन किया है तो वहीं जा रही हूँ। झूठ बोलकर वो एक्टिंग करने जा रही थी। खैर तारा वहां पर आती है और सिया को लेकर चलती है और कहती है कि तुम्हें देरी हो रही है, जाओ। बिनी रियाद से कहती है कि हमें चर्च जाना है और क्या तुम मिनी को लेकर आओगे। रियाद कहता है नहीं, अभी उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। वो देखता है कि उसके मम्मी उसके पापा के कपड़े आयरन कर रही थी तो रियाद कहने लगता है कि हमें ये कपड़े चर्च में डोनेट कर देने चाहिए। बिनी गुस्सा हो जाती है। रियाद वहां से चला जाता है और टोनी विनोद से मिलता है और वो उसे रेंट मांगता है और वो विनोद से कह देता है कि मुझे पूरे 10 महीने के रेंट चाहिए, पूरे 9 लाख रुपए। विनोद का होश उड़ गया था 9 लाख सुनकर। सिया से उसका डायरेक्टर पूछता है कि शूटिंग तो खत्म हो जाएगी, फिल्म भी रिलीज हो जाएगा, उसके बाद तुम ये सब टोनी को कैसे बताओगी, कब तक छुपाओगी, आखिर तुम उससे इतना डरती क्यों हो। विनोद घर के रेंट के बारे में ललिता से बात करता है और कहता है कि 10 महीने से हम लोग घर का रेंट नहीं दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो तुझे रेंट का पैसा दिया था, इतने सारे पैसों का तूने किया क्या। ललिता घबराने लगती है और कहने लगती है कि मैंने तो बस जो किया घर के लिए किया, तू तो देख सकता है। विनोद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुझे तो बस शो ऑफ का शौक है, तू एक काम कर, तू पैसे कमा और 9 लाख टोनी को जाकर दे दे। आखिर में ललिता को उसकी औकात पता चल ही जाती है और वो विनोद से भीख मांगती है। जिसे पहले लगता था कि उसका पति डरपोक है, नाकारा है, आखिरकार वो लाइन में आ ही गई। लेकिन तभी विनोद के दिमाग में ये बात आती है कि आखिर 10 महीने के बाद ही टोनी किराया क्यों मांग रहा है और उसे समझ आ गया था कि टोनी और ललिता का कुछ तो चल रहा है। मगर ललिता खामोश खड़ी रहती है और विनोद को उसका सारा जवाब मिल जाता है। बिनी चर्च जाती और वहां पर वो अपनी मरी हुई बेटी और अपने पति को देखने लगती है। कहानी जाती है मर्डर से 6 दिन पहले। ऋषि फरहा से मिलने के लिए आता है और उसकी हालत देखकर वो उसे पूछने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए किसी थेरेपिस्ट को लेकर आऊं। कि तभी वहां पर बिनी पहुंच जाती है चिल्लाते हुए और कहती है कि मेरे पैसे वापस कर। रियाद अपनी माँ को वहां से लेकर जाता है और ऋषि फरहा को समझाता है कि उसने अपनी बेटी और अपने पति को खोया है, साथ साथ अपना दिमाग भी, तो तुम उस औरत की बातों को सीरियसली मत लो। फ्यूनरल वाले दिन डेंजल के स्टूडियो में ढेर सारे पैसे मिले थे, शायद वो उसी के बारे में बात कर रही है। विनोद बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो अपनी पत्नी को इमेजिन करने लगता है टोनी के साथ सेक्स करते हुए, जिससे उसका खून खौलने लगता है। फिर वो ड्रग्स निकालता है। दूसरी तरफ रियाद फरहा से माफी मांगता है अपनी माँ के बर्ताव के लिए और कहता है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और उन्हें हेल्प की जरूरत है। पर फरहा कहती है वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। रियाद बात करने लगता है उन पैसों के बारे में जो मिसिंग है, जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। फरहा उसे बता देती है कि मुझे ऋषि ने बताया था कि उसे स्टूडियो में कुछ पैसे मिले थे, क्या इन सब में ऋषि भी इन्वॉल्व है। रियाद अपने पापा के स्टूडियो में आता है और उसे वहां पर पैसे मिलते हैं। फिर वो अपने पापा के टूटे हुए लैपटॉप को लेकर आता है और वो अपनी माँ से मिलता है जो पूरी तरह पागल हो गई थी और कहती है मैं प्रूफ ढूंढ रही हूँ दुनिया को ये दिखाने के लिए कि डेंजल ने खुद को नहीं मारा बल्कि फरहा ने मारा है। वो अपनी माँ को पैसे दिखाता है जो उसे स्टूडियो से मिले और वो अपनी माँ को समझाता है कि हमें कुछ भी नहीं पता पापा के साथ क्या हुआ, तो हमें मूव ऑन करना चाहिए। मोहित फरहा को देखता है जो एयर हॉस्टेस के कपड़े पहनकर कहीं जा रही थी और वो उसे फोन करता है, मगर फरहा कहती है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। विनोद टोनी के घर के अंदर गया था तो उसे वहां पर एक डॉक्यूमेंट मिला था जिसका फोटो वो नोएल को दिखाता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इतने सालों से टोनी उसे धोखा दे रहा था और उस सबूत के लिए वो विनोद को थैंक यू कहता है। विनोद गुस्से में भरा हुआ था और वो नोएल से कहता है कि आप मुझे कुछ भी बोलो करने के लिए मैं करूंगा, 10 महीने का हिसाब टोनी से लेना है। मोहित फरहा को फॉलो करते हुए उसके विला तक पहुंच जाता है और फरहा को अब उसे सब कुछ सच बताना पड़ता है। वो कहती है कि मैं 1 महीने से यहीं पर हूँ, सब मुझे यहाँ पर फरहा के नाम से जानते हैं और मैं एक एयर हॉस्टेस हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि समीरा उसकी बहन है, उसने खुद को मार डाला था और समीरा उसकी पूरी दुनिया थी। फरहा का असली नाम सुहाना है। मोहित सुहाना से पूछता है कि तुम्हारी बहन तो मर गई, अब क्या करने आई हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ बस बदला लेने आई हूँ, क्योंकि समीरा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषि है जो उसका बॉस था। समीरा को जॉब से इसलिए निकाला गया था क्योंकि दोनों का अफेयर चल रहा था। ऋषि ने अपनी रेप्यूटेशन और अपनी फैमिली को बचाने के लिए समीरा को फायर कर दिया। फरहा के कहने पर समीरा ने ऋषि के ऊपर केस भी किया, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। समीरा बिल्कुल टूट गई थी और उसने गलत कदम उठा लिया और अब सुहाना ऋषि की जिंदगी बर्बाद कर देगी।
मोहित उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अपने फैमिली के बारे में एक बार सोचो, मुनमुन को तुम क्या बताओगी। और मोहित उससे पूछता है क्या तुमने ही मेरी गन चुराई। वो अपना गन मांगता है तो फरहा उसे दे देती है। मोहित उसे समझा देता है कि एक सदमे से हम लोग अभी तक ठीक से निकल भी नहीं पाए हैं और दूसरा हमारा परिवार नहीं झेल पाएगा, तुम्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ ऋषि टोनी से मिलता है और उसे कहता है फरहा से दूर रहने, और वो उसे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। टोनी कहता है कि मैंने फरहा के साथ कुछ किया ही नहीं है। तभी अचानक वहां पर विनोद आता है और अपनी गाड़ी से टोनी को उड़ा देता है। कहानी जाती है मर्डर से 4 दिन पहले और देखते हैं कि बिनी ने फरहा के लिए केक भिजवाया था जिसमें वो सॉरी लिखती है, जिसे फरहा अपने फ्रिज में रख देती है और वहां पर वो पुराना केक भी रखा हुआ था जिसे वो शायद अभी तक नहीं खाई है। अब ललिता अपने पति की देखभाल करने लगती है और उसके लिए मनपसंद खाना बनाती है और उसे बताती है कि टोनी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी दोनों टांग टूट गई। वो विनोद से माफी मांगती है, कहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तेरे से और मेरे बच्चे से बड़ा इस दुनिया में और कुछ नहीं है। सिया अपने पति के नखरों से तंग आ जाती है। उसका दोनों पैर टूट गया था और वो कुछ भी नहीं कर पाता था, इसलिए सारा काम सिया को ही करना पड़ता था। रियाद बहुत ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि उसकी माँ बीनी गायब हो गई थी, कहाँ गई है कुछ नहीं पता। इसलिए सोनाली उसे मिलने आती है और उसे संभालती है। ललिता अपने वांटेड भाई को बचा बचा कर अपने विला में ले आती है और उसे डेंजल वाले स्टूडियो में छुपा देती है और ये सब कुछ विनोद देख लेता है। दूसरी तरफ बिनी समुद्र किनारे बैठी हुई थी। रियाद अपनी माँ को लेने आता है और वहाँ वो सोनाली को देखकर नाराज हो जाती है। नोएल टोनी को कॉल करता है और उसे पूछता है सुना है तेरा एक्सीडेंट हो गया। वो कहता है बस कुछ नहीं, अच्छा ही हूँ। नोएल विनोद के काम से बहुत ज्यादा खुश था। टोनी फिर से सिया सिया चिल्लाने लगता है और तारा वहाँ पर आती है और कहती है कि सिया रेस्ट कर रही है, 2 दिन से वो तुम्हारे पीछे लगी हुई है, थोड़ा सा आराम करने दो उसे। तारा उसके लिए कॉफी लेकर आई थी लेकिन टोनी उसे गाली देकर भगा देता है। वो बाहर आकर सिया से बात करती है और कहती है कि वो इंसान तेरे लिए सही नहीं है, उसे छोड़ दे। रियाद ऋषि से मिलता है और उसे पूछता है कि पैसे स्टूडियो में थे, तुम्हें कैसे पता था, और तुम मेरे पापा के स्टूडियो में क्या कर रहे थे। ऋषि कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही स्टूडियो में गया था और मुझे पैसे मिल गए, मैं पैसों के लिए थोड़ी स्टूडियो गया था। रियाद उसे पूछता है क्या मेरे पापा ने तुमसे कुछ भी बताया कि इतने पैसों का वो क्या करने वाले थे। मुझे फरहा ने बताया कि तुम्हें इस बारे में पता होगा। ऋषि हैरान हो जाता है और कहता है कि फरहा ने तुमसे क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वो फरहा के बारे में पता करता है तो स्टाफ वाले कहते हैं कि फरहा ज्यादा समय के लिए घर पे रहती नहीं है, वो बस अपने काम पे जाती है, घर वापस आती है, फिर काम के लिए निकल जाती है। उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिससे पता चलता है कि उससे मिलने के लिए मोहित आया था। इसलिए ऋषि मोहित से मिलने जाता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम फरहा से मिलने क्यों गए थे। अब मोहित उसे सच बता देता है कि उसका नाम फरहा नहीं सुहाना है और वो समीरा की बहन है। वो ऋषि को सब कुछ सच बता देता है कि सुहाना को लगता है कि उसकी बहन समीरा ने तुम्हारी वजह से खुद की जान ली और वो तुमसे बदला लेने के लिए आई है। शाम के समय मोहित सुहाना को फोन करके बता देता है कि मैंने ऋषि को सब कुछ बता दिया, अब ये पागलपन बंद करो। कहानी जाती है मर्डर से 2 दिन पहले। ऋषि फरहा को कॉल करने की कोशिश करता है मगर फरहा को देखते हैं जो ऋषि की बेटी अदिति के साथ घूमने के लिए निकलती है। रियाद सोनाली से बात कर रहा था और उसे अपनी माँ के बारे में बताता है कि वो भी ठीक है और वो सोनाली को थैंक यू कहता है कि वो समय निकालकर उसे मिलने के लिए आई। वो पता करना चाहता था कि उसके पापा ने आखिर ये गलत कदम क्यों उठाया, मगर सोनाली उसे समझाती है जो बीत गया उसे भूल जाओ। तारा सिया को बता देती है कि टोनी ने ललिता के साथ क्या किया है, इसलिए अब वो टोनी के ऊपर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि मुझसे शादी तुम किए ही क्यों जब तुम्हें यही सब करना था। अच्छा हुआ तारा ने सब कुछ बता दिया, वरना मैं तुम्हारे आगे पीछे पागलों की तरह घूमते रहती थी, तुम्हारी फिक्र करती थी। तारा सिया को समझाती है कि तुम्हें अब अपनी लाइफ खुल के जीना चाहिए। वो उसे गले लगाती है उसकी मदद करने के लिए और हमेशा उसके साथ रहने के लिए। ऋषि राधिका से पूछता है अदिति कहाँ गई है। राधिका कहती है कि यहीं कहीं आसपास ही होगी, फोन छोड़कर चली गई है। दोबारा से ललिता के घर में पुलिस आ जाती है और उन्हें ललिता के पर्स में से ड्रग्स मिलता है, मतलब कि उसका पति विनोद ने जानबूझकर ललिता को फंसाया। डिसूजा कहता है कि तुम बच जाओगी, बस तुम ये बता दो कि तुम्हारा भाई बबन कहाँ है। वो कहती है मुझे नहीं पता। फिर वो लोग स्टूडियो में जाते हैं लेकिन वहां पर भी बबन नहीं था। टोनी फिर से अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था मगर तारा आकर कहती है कि वो यहाँ नहीं है, चिल्लाना बंद करो, वो तुमसे दूर चली गई है, वो 1 महीने से फिल्म की शूटिंग कर रही है। टोनी उसे धमकाता है तो तारा उसे कहती है कि थोड़ा तमीज से, क्योंकि यहाँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए मेरे अलावा कोई और नहीं है। अदिति अपने पापा को वीडियो कॉल करती है और कहती है कि वो फरहा के साथ आई हुई है, जिसे देखकर वो काफी घबरा गया था। फिर वो हर जगह फरहा का पीछा करने लगता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता।
अब रात हो जाती है तो वो लोग घर वापस आ जाते हैं और ऋषि अपनी बेटी को वापस देखकर राहत की सांस लेता है। वो फरहा से जाकर मिलता है और उसे धमकाता है कि मेरी फैमिली के पास मत आना। फरहा कहती है कि पास तो मैं आ गई हूँ, जो कर सकते हो कर लो। ऋषि अपने घर पर होता है तो वो बहुत ड्रिंक कर रहा था। फिर वो झाड़ियों से किसी को देखता है और वो उसे पकड़ लेता है और ये तो बबन था जो कहता है कि वो ललिता का भाई है। फिर वो चाकू दिखाकर ऋषि को धमकाने लगता है और कहता है मुझे 1 लाख दे वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगा। ऋषि उसे कहता है कि मैं तुझे 4 लाख दूंगा, बस मेरे लिए काम करना होगा, किसी को मारना है। रियाद को पता चलता है कि एक लड़की है जो उसके पापा को ब्लैकमेल कर रही है। जब रियाद उस लड़की का फोटो देखता है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ऋषि के कहने पर बबन फरहा को मारने के लिए चला जाता है। फिर कहानी जाती है मर्डर के 1 दिन पहले। ललिता अपने भाई को लेकर काफी टेंशन ले रही थी। ऋषि बबन से पूछता है कि काम हो गया क्या, तो वो कहता है किसी को शक भी नहीं हुआ। तारा बेचारे टोनी को परेशान करते रहती है और उसकी टांग खींचती है और उसे उसका फोन भी नहीं देती और कहती है मुझे 5 करोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हें फोन दूंगी। रियाद से मिलने सोनाली आती है और उसे पूछने लगती है कि उस लड़की का कुछ पता चला। फिर अचानक से रियाद उसका गला पकड़ लेता है और सोनाली माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं बस तुम्हारी माँ को सबक सिखाना चाहती थी। रियाद उसे कहता है कि उन्होंने जो किया, मेरी माँ तो बीमार है लेकिन तुमने ये सब कुछ करके बर्बाद कर दिया और अब तुम मिनी से नहीं मिल सकती। मतलब कि सीडक्टर्स फॉर यू कोई और नहीं बल्कि सोनाली थी जो अपने ससुर को ब्लैकमेल कर रही थी। खैर तारा तरुण बन के आ जाती है और कहने लगती है कि तू मुझसे ही मिलना चाहता था ना। फिर वो टोनी का हाथ बांध देती है और बबन अपनी बहन के घर के ऊपर चढ़ जाता है और आखिर में ललिता अपने भाई से मिलती है। राधिका को उसके घर के बाहर एक लिफाफा मिलता है जिसके अंदर एक पेन ड्राइव था। ऋषि ये सब कुछ देख रहा था। फिर उसकी नजर जाती है फरहा पर जो जिंदा है और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। देखते हैं कि जितने ऋषि ने उसे पैसे दिए थे उससे ज्यादा पैसा फरहा बबन को दे देती है, इसलिए बबन ने उसे नहीं मारा। राधिका ऋषि को पेन ड्राइव वाला वीडियो दिखाती है जिसमें देखते हैं कि आज सुबह जब ऋषि बबन से मिला था तो ये उसी का रिकॉर्डिंग था। और ये सब कुछ देखकर ऋषि अपनी पत्नी को बता देता है कि फरहा का असली नाम सुहाना है और वो समीरा की बहन है। वो राधिका से कहता है उस पर यकीन करने, उसने समीरा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। राधिका चिल्लाने लगती है कि मैं तो तुम पर शुरू से यकीन ही तो कर रही हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ हूँ, बस अंधे की तरह तुम पर यकीन ही करते जा रही हूँ। विनोद जब घर आता है ये देखकर ललिता अपने भाई को घर से बाहर जाने को बोलती है, लेकिन विनोद को अब बबन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए ललिता अपने पति को गले लगा लेती है और राधिका और ऋषि फरहा से बात करने के लिए चले जाते हैं। और राधिका उसे समझाने लगती है कि तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। वो फरहा से कहती है कि तुमने हम दोनों को करीब से देखा है, तुम जानती हो कि हम दोनों शादी में खुश नहीं हैं, लेकिन ऋषि और समीरा के बीच भी कुछ नहीं था और इससे पहले कि कुछ होता हम लोगों ने समीरा को निकलवा दिया था। फरहा कहती है तो फिर इसके पीछे तुम भी जिम्मेदार हो। ऋषि उसे पूछता है कि समीरा एक थेरेपिस्ट के पास जाती थी, क्या तुम्हें यह बात पता है? समीरा और मोहित के बीच कुछ भी ठीक नहीं था, तुम ये जाकर मोहित से पूछ सकती हो। फरहा कहती है कि तुम बस झूठी कहानी बना रहे हो। ऋषि वहां कबूल करता है कि वो और समीरा एक दूसरे से अट्रैक्टेड फील करते थे, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। तुम्हें एक बार जाकर मोहित से बात करनी चाहिए। फिर हम टोनी को देखते हैं जिसे तारा मतलब के तरुण टॉर्चर कर रहा था और वो यहाँ सिया के पास आया था क्योंकि वो सिया की फिक्र कर रहा था। और वो टोनी से कहता है कि अगर तूने सिया को कुछ भी किया तो एक झटके में मैं तुझे टोनी से तान्या बना दूंगी। वो एक ग्लास का टुकड़ा उसके पैर के बीचों बीच गद्दे के अंदर घुसा देती है, जिससे टोनी बहुत ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। सुहाना जब मोहित से मिलने जाती है तो देखती है कि घर का सारा सामान शिफ्ट कराया जा रहा था और वहां पर महनाज भी थी और वो बता देती है कि मैं और मोहित दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। सुहाना फिर वहां पर मुनमुन और सोना को देखती है और सोना भी मोहित को पापा कह रही थी। सुहाना पूछती है आखिर यहाँ चल क्या रहा है और महनाज बता देती है कि मोहित सोना के पापा हैं। सुहाना पूछती है क्या समीरा को इस बारे में पता था? महनाज कहती है कि हम दोनों उसे सब कुछ बताना चाहते थे मगर उससे पहले ही उसने खुद को खत्म कर लिया। विनोद बबन को मार मार के जगाता है और उसे कहता है पुलिस आ रही है तुझे पकड़ने और मैंने ही पुलिस को बुलाया। तारा टोनी से मिलने आती है और उसे कहती है कि वो यहाँ से जा रही है और वो चाहती है कि टोनी सिया से ना मिले। फिर वो वैसे ही टोनी को उसके टॉयलेट में ही पड़ा छोड़कर चली जाती है। बबन ललिता को कॉल करता है और कहता है कि विनोद ने पुलिस बुला लिया है और वो हम दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो देखता है कि फरहा जो अपने घर पर मुनमुन को लेकर आती है और ललिता विनोद से झगड़ा करके वहां से चली जाती है। मुनमुन को लेने के लिए मोहित पहुंच जाता है फरहा के घर और वो बहुत गुस्से में था। सुहाना मतलब के फरहा मोहित से पूछती है कि तुम मुझे कब सच बताने वाले थे?
तुमने ही समीरा को मारा है, तुम्हारे वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर वहाँ पर ललिता आ जाती है जो अपने भाई को ढूंढ रही थी। फिर वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और बबन मुनमुन को चाकू की नोक पे पकड़ लेता है और कहता है सबको दूर हट जाने के लिए, नहीं तो वो छोटी बच्ची को मार देगा। सुहाना ललिता से कहती है इसे समझाओ। पुलिस माइक से अनाउंस करती है बबन को सरेंडर कर देने के लिए। दूसरी तरफ मोहित बबन पर हमला कर देता है और चाकू उसे दूर फेंक देता है, मगर बबन चाकू उठाकर मोहित पर वार करता है और वहां से भाग जाता है। घर से निकलते ही बबन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ललिता और विनोद अपने घर चले जाते हैं। मुनमुन सुरक्षित थी। सुहाना मोहित से माफी मांगती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ ये सब कुछ हो जाएगा। फिर मोहित भी कबूल कर लेता है कि उसी के वजह से समीरा ने ये कदम उठाया और वो आज तक खुद को दोषी मानता है और वो कहने लगता है कि उसने पहले ही अपने परिवार को खो दिया है, दोबारा वो नहीं खोना चाहता। इसलिए मोहित मुनमुन को लेकर वहां से चला जाता है और सुहाना उसे रोकती नहीं, बस वहां बैठकर रोते रहती है। रात में वो राधिका से मिलती है और वो उसके लिए केक लेकर आई थी और उसे माफी मांगती है। ऋषि उसे कहता है कि अब हमें मूव ऑन करना चाहिए। सुहाना कहती है कि मैं कल यहाँ से निकल रही हूँ। उसके बाद सबकी लाइफ वापस से ट्रैक पर आ जाती है। विनोद और ललिता अब दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। रियाद अपनी बेटी मिनी के साथ वक्त बिता रहा था। दूसरी तरफ सुहाना का मर्डर हो जाता है, लेकिन अब कौन सुहाना का मर्डर करेगा? फिर हम बीनी को देखते हैं जो सॉरी वाला केक बना रही थी, जिसमें वो रैट पॉइजन मिला देती है जो वो सुहाना को देने वाली थी। कहानी जाती है कुछ घंटे पहले। देखते हैं कि जो सॉरी वाला केक बीनी सुहाना के लिए भिजवाई थी, वही केक सुहाना ऋषि को जाकर दे देती है और उसी केक को खाकर अदिति मर जाती है। राधिका गुस्से में आग बबूला हो रही थी, इसीलिए वो सुहाना से मिलने जाती है जो हमेशा के लिए इस विला को छोड़कर जाने वाली थी। लेकिन राधिका एक कांच का टुकड़ा उठा लेती है और सुहाना के पेट में घुसा देती है और इस तरीके से हुआ था सुहाना का मर्डर। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।